In this session, we will discuss Indian Polity and Governance PYQ of 2018 for Civil Services Examination. 2018 यूपीएससी प्रीलिम्स में पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन से अबाउट अराउंड 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इन्हीं क्वेश्चंस का इस सेशन के अंदर डिटेल एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के रेफरेंस में टू स्टेटमेंट गिवन है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फाइंड करना है। Statement 1. The value of vote of each MLA varies from state to state. This is correct because each state में MLA की वोट वैल्यू जो होती है वो डिफरेंट होती है। Statement 2. The value of vote of MPs of Lok Sabha is more than the value of the vote of MPs of the Rajya Sabha. This statement is wrong because each house में MPs की जो वोट वैल्यू होती है वो सेम होती है। So correct answer is A. Only one statement correct है. So let's discuss the detail. Why statement 1 is correct? The value of an MLA's vote is calculated based on the population of the state. किसी भी MLA की वोट वैल्यू जो मेजर की जाती है वो उस स्टेट की पॉपुलेशन के बेस पर कैलकुलेट की जाती है। Since population vary, the value of MLA vote varies. Such as UP has the higher value than Sikkim. बिकॉज और स्टेट की पॉपुलेशन डिफरेंट है, दैट इज वाई अलग अलग स्टेट में एमएलए की जो वोट वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल यूपी का जो एमएलए का वोट वैल्यू है वो सिक्किम के कंपेयर में हायर है। वहां स्टेटमेंट हुई इज इनकरेक्ट। द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ऑल एमपीज वेदर इन लोकसभा और राज्यसभा इज द सेम। एमपी चाहे लोकसभा से बिलोंग करता है राज्यसभा से, और एमपीज की जो वोट वैल्यू होती है वो सेम होती है। It is calculated by dividing the total value of the votes of all MLAs of the state by the total number of elected members of parliament. एमपीज की वोट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कंट्री के ऑल एमएलएज की वोट वैल्यू को सम किया जाता है, देन उसको टोटल नंबर ऑफ एमपी से डिवाइड किया जाता है। इसके थ्रू ऑल एमपीज की यहाँ पर वोट वैल्यू फाइंड की जा सकती है। मोर अबाउट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन है। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड प्रोसीजर मैकेनिज्म क्या है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर गिवन है। इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर कौन कौन कंप्राइज होते हैं। आर्टिकल 54 के अंडर इलेक्टोरल कॉलेज यहाँ पर प्रोविजन किया गया है। The president is not elected by the general public but by an electoral college consisting of elected members of both House of Parliament, MPs from Lok Sabha and Rajya Sabha, elected members of Legislative Assembly of the state, elected members of Legislative Assemblies of the UT of Delhi and Puducherry। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, इस इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर लोकसभा एंड राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स, दिल्ली एंड पुडुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स इसके अंदर कंप्राइज होते हैं। नोट, नॉमिनेटेड मेंबर्स लाइक दोज इन द राज्यसभा और स्टेट असेंबली आर नॉट एलिजिबल टू वोट इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन। नॉमिनेटेड मेंबर्स चाहे वो राज्यसभा में या स्टेट असेंबलीज के अंदर हैं, ये प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए वोट कास्ट नहीं कर सकते। मैनर्स ऑफ इलेक्शन क्या होता है इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर गिवन हैं। एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नॉमिनेशन रिक्वायरमेंट, टर्म्स एंड वैकेंसी, ये सभी प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2, which one of the following reflect the most appropriate relationship between law and liberty? लॉ एंड लिबर्टी के बिटवीन रिलेशनशिप शो करने वाले अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है। करेक्ट आंसर इज बी। इफ देयर आर नो लॉज देयर इज नो लिबर्टी। किसी कंट्री में अगर लॉ नहीं होगा उस कंट्री में पीपल की जो लिबर्टी है वो इंश्योर नहीं की जा सकती। सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल। This is a classical political philosophy question often attributed to John Locke. He argued that the end of a law is not to abolish or restrain, but to preserve and enlarge freedom. Without laws to protect individual from the interference of others, true liberty cannot exist. ये मेनली जॉन लॉक का जो पॉलिटिकल फिलोसफी रहा है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। जॉन लॉक ने ही कहा था कि अगर किसी कंट्री में लॉ नहीं है देन उस कंट्री के पीपल को प्रॉपर लिबर्टी गिवन नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 3, if the president of India exercises his power as provided under article 356 of the constitution in respect of a particular state,
देन इसका कंसिक्वेंस क्या होगा? द पावर, करेक्ट आंसर इज बी, द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। आर्टिकल 356 के अंडर प्रेसिडेंट को जो पावर मिला होता है, इट मीन्स किसी स्टेट के अंदर अगर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाता है, देन इसके क्या क्या कंसिक्वेंस हो सकते हैं। स्पेशली इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। किसी स्टेट के अंदर अगर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया जाता है अंडर आर्टिकल 357, उस स्टेट की स्टेट लेजिस्लेचर को ऑथोराइज करने का जो पावर मिल जाता है वो पार्लियामेंट को मिल जाता है। इट मीन्स पार्लियामेंट वो सारे वर्क कर सकती है जो स्टेट लेजिस्लेचर उस टाइम पर किया करती थी। इट मीन्स प्रेसिडेंट रूल से पहले जो स्टेट लेजिस्लेचर का काम था वो पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है। सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल। ऑप्शन ए इज रॉन्ग, द असेंबली इज नॉट ऑटोमेटिकली डिजोल्व। सभी ऑप्शंस को हम यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, द असेंबली ऑफ द स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिजोल्व। दिस इज रॉन्ग बिकॉज प्रेसिडेंट रूल अगर इम्पोज किया जाता है, असेंबली ऑटोमेटिकली डिजोल्व नहीं होता है। द असेंबली इज नॉट ऑटोमेटिकली डिजोल्व, इट कैन बी सस्पेंडेड और डिजोल्व। इसको ओनली या तो सस्पेंड किया जा सकता है या इसको डिजोल्व करना पड़ता है। ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये सस्पेंड नहीं हो सकती। Under Article 356, the President declared that the power of the legislature of the state shall be exercisable by or under the authority of Parliament. Option C. Article 19 is suspended in that state. This is wrong because Article 19 कभी भी प्रेसिडेंट रूल के केस में सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, नॉट स्टेट इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356। Question number 4. The main advantage of the parliamentary form of government is that, correct answer is C, the executive remains responsible to the legislature. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो मेन एडवांटेज होता है वो ये होता है कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल। The bedrock of the parliamentary system, as followed in India and UK, is principle of collective responsibility. Article 75 of Indian Constitution explicitly states that the Council of Ministers shall be collectively responsible to the Lok Sabha. कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75 के अकॉर्डिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है वो लोकसभा के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है। दिस इंश्योर्स दैट द एग्जीक्यूटिव इज कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्ड एंड हेल्ड अकाउंटेबल बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। ये इंश्योर करता है कि एग्जीक्यूटिव का कॉन्स्टेंटली मॉनिटर किया जाना रहना चाहिए और उसको कॉन्स्टेंटली अकाउंटेबल उसको हेल्ड किया जाना चाहिए। पार्लियामेंट्री सिस्टम वर्सेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बिटवीन क्या डिफरेंस है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर गिवन है। The primary difference between a parliamentary and a presidential system lies in the relationship between the executive and the legislature. जब भी हम पार्लियामेंट्री सिस्टम में पार्लियामेंट्री सिस्टम का जब भी हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम के साथ कंपेयर करते हैं या इन दोनों के बिटवीन डिफरेंस की बात करते हैं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो सिस्टम के अंदर जो एग्जीक्यूटिव है लेजिस्लेचर है इसके बीच क्या रिलेशनशिप है उसके बेस पर ही हम दोनों के बिटवीन डिफरेंस फाइंड करते हैं। एग्जीक्यूटिव मीन्स गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर मीन्स लॉ मेकिंग बॉडी। इन दोनों के बिटवीन क्या रिलेशनशिप है यही डिसाइड करेगा कि पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या डिफरेंस है। In a parliamentary system like India or UK, the executive is part of the legislature, whereas in a presidential system like USA, they are strictly separated. पार्लियामेंट्री सिस्टम जो कि इंडिया और यूके में है और इस सिस्टम के अंडर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का ही पार्ट होता है, जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम सच एज इन यूएसए एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर सेपरेटली स्ट्रिक्टली सेपरेट किए गए हैं। द कंसेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस स्टेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस स्टेबिलिटी का क्या कंसेप्ट है, पार्लियामेंट्री सिस्टम का क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर गिवन है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम के क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर गिवन है। सेपरेशन ऑफ पावर, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में पावर को किस तरह से सेपरेट किया गया है एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या प्रोविजन किया गया उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। व्हाई डिड इंडिया चूज द पार्लियामेंट्री सिस्टम, इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को क्यों चूज किया उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर गिवन है। की कंपेरेटिव फीचर, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या डिफरेंस है
उससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर टेबल गिवन है, फीचर पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉर एग्जाम्पल इन यूएसए। एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट्री सिस्टम में ड्यूअल एग्जीक्यूटिव होता है, हेड ऑफ द स्टेट इज सेरेमोनियल एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज पावरफुल। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है, इट मींस प्रेसिडेंट इज बोथ हेड ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट। अकाउंटेबिलिटी एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, वहीं प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। मेंबरशिप in parliamentary system ministers must be member of the parliament. In presidential system president and secretaries are not member of the legislature. Tenure in parliamentary system, tenure is not fixed because government falls if it loses majority or no confidence. In presidential system, tenure is fixed. President is rarely removed except by impeachment. Dissolution in parliamentary system, lower house can be dissolved by the executive. In presidential system, president cannot dissolve the legislature. Question number 5. Regarding the money bill, which of the following statement is not correct? मनी बिल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? यहाँ पर 4 स्टेटमेंट गिवन है, इट मीन्स 3 स्टेटमेंट ऐसे हैं जो मनी बिल के रिगार्डिंग करेक्ट हैं, एक स्टेटमेंट ऐसा फाइंड करना है जो मनी बिल के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है। स्टेटमेंट 1, a bill shall be deemed to be a money bill if it contains only provisions related to the imposition, abolition, remission, alteration, or regulation of any tax. This is correct. Statement 2. A money bill has provisions for the custody of the Consolidated Fund of India or Contingency Fund of India. This is also correct. Money bill Consolidated Fund of India and Contingency Fund of India के custody के लिए provision करता है. This is correct. And a money bill is concerned with the appropriation of money out of the contingency fund of India. This is not correct because ये money bill के regarding correct statement नहीं है, because money bill कभी भी contingency fund of India से money appropriation नहीं करता है. Next, a money bill deal with the regulation of borrowings of money or giving of any guarantee by the government of India. This is also correct because इंडियन गवर्नमेंट अगर किसी अदर कंट्री से बोरो करती है या कोई गारंटी गिवन करती है, ये भी मनी बिल के अंदर ही डील किया जाता है. सो करेक्ट आंसर इज सी. सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल. आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन अ मनी बिल. कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 के अंदर मनी बिल को डिफाइन किया गया है. वाई? ऑप्शन सी इज रॉन्ग. A money bill deal with the appropriation of money out of Consolidated Fund of India, not the Contingency Fund of India. मनी बिल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मनी को अप्रोप्रिएट करने के लिए प्रोविजन करता है, ना कि कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से. द अदर ऑप्शन ए, बी एंड सी आर ऑल स्टैंडर्ड कंपोनेंट फॉर ऑफ आर्टिकल 110(1). अबाउट मनी बिल definition under article 110, a bill is deemed a money bill if it contains only provisions dealing with taxation, borrowing, consolidated fund, appropriation, expenditure, audit. Note: a bill is not a money bill simply if imposed fines, fee for license or tax by the local authorities for local purpose. कुछ बिल ऐसे होते हैं जिन्हें मनी बिल के तौर पर डेजिग्नेट नहीं किया जा सकता, सच एज फाइन इम्पोज करने से रिलेटेड, लाइसेंस फी से रिलेटेड, लोकल अथॉरिटीज के द्वारा लोकल पर्पज के लिए इम्पोज किया गया टैक्स, ये सब मनी बिल के अंदर काउंट नहीं किए सकते. स्पीकर्स फाइनलिटी एंड जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. लोकसभा स्पीकर ही डिसाइड करता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मनी बिल एंड ऑर्डिनरी बिल? इससे रिलेटेड यहाँ पर ये एक इम्पोर्टेंट टेबल गिवन है जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकती है. क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. 2 स्टेटमेंट गिवन है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फाइंड करना है. स्टेटमेंट 1, द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वैकेट हिज हर ऑफिस इफ ही सीज टू बी अ मेंबर ऑफ असेंबली. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज लेजिस्लेटिव असेंबली का जो स्पीकर होता है, अगर वो असेंबली का मेंबर नहीं है देन उसको
सीट वैकेट करनी होगी। दिस इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2, whenever the legislative assembly is dissolved, the speaker shall vacate his her office immediately. दिस इज रॉन्ग बिकॉज लेजिस्लेटिव असेंबली अगर डिजोल्व हो जाती है, स्पीकर को इमीडिएटली ऑफिस वैकेट नहीं करना होता है। दिस इज रॉन्ग। सो करेक्ट आंसर इज ए, ओनली वन स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल व्हाई स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। According to the constitution, a speaker must be a member of house. If they lose membership, they must resign. कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग स्पीकर हाउस का मेंबर होना चाहिए। अगर वो मेंबरशिप लॉस कर देता है देन उसको स्पीकर पोस्ट वैकेट कर देना चाहिए। Why statement 2 is incorrect? This is a common trap. When the assembly is dissolved, the speaker does not vacate office immediately. He continues to hold office until immediately before the first meeting of the new assembly after the election. More about speaker of the legislative assembly. लेजिस्लेटिव असेंबली का जो स्पीकर होता है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर गिवन है। इलेक्शन एंड टेन्योर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन है। इलेक्शन elected by the member of the legislative assembly from among themselves, usually by a simple majority. Term life of the assembly 5 years. However, even before the assembly is dissolved, the speaker does not vacate office immediately. They remain in the post until the first meeting of the newly elected assembly. Resignation. If they choose to resign, they submit their resignation letter to the deputy speaker. की पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्पीकर की क्या होती है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर गिवन है। इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, आधार कार्ड कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज आधार कार्ड को सिटीजनशिप और डोमिसाइल के प्रूफ के तौर पर यूज नहीं किया जा सकता। स्टेटमेंट 2, once issued, Aadhaar number cannot be deactivated or omitted by issuing authority. This statement is also wrong because once आधार कार्ड अगर इशू कर दिया जाता है देन इशूइंग अथॉरिटी के द्वारा आधार नंबर को डीएक्टिवेट किया जा सकता है, ओमिट किया जा सकता है। सो करेक्ट आंसर इज डी, नीदर वन नॉट टू, कोई भी स्टेटमेंट इसका करेक्ट नहीं है। सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल व्हाई स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। The UIDAI and various court rulings have clarified that Aadhaar is only a proof of identity and residence, not a proof of citizenship or domicile. UIDAI और कोर्ट रूलिंग्स ने क्लैरिफाई किया है कि आधार ओनली आइडेंटिटी और रेसिडेंस का प्रूफ है, सिटीजनशिप और डोमिसाइल का प्रूफ नहीं है। Why statement 2 is incorrect? The UIDAI has the power to deactivate or omit an Aadhaar number under certain conditions such as multiple enrollment or technical discrepancies. Question number 8. In the federation established by the Government of India at 1935, residuary powers were given to, correct answer is C, Governor General. 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग जो फेडरेशन एस्टेब्लिश किया गया था इसमें रेसिडुअरी पावर्स जो गिवन की गई थी वो गवर्नर जनरल को गिवन की गई थी। सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल। द 1935 एक्ट प्रोवाइडेड फॉर अ थ्री-फोल्ड enumeration of power: federal, provincial, concurrent. However, unlike the modern Indian constitution where residuary powers rest with the parliament, the 1935 act vested residuary power in the governor general. More about गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट 1935 के अंदर क्या क्या प्रोविजंस किए गए थे उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर गिवन है। नंबर 1, established an all India federation consisting of provinces and princely state as unit. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट 1935 के अकॉर्डिंग ऑल इंडिया फेडरेशन एस्टेब्लिश किया गया था जिसके अंदर प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट को यूनिट के तौर पर रखा गया। नंबर ऑफ एडॉप्शन ऑफ डीआरके एट द सेंट्रल लेवल पर यहाँ पहली बार डीआरके इंट्रोड्यूस किया गया। फेडरल सब्जेक्ट वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट बट इट डिड नॉट कम इनटू ऑपरेशन। पहली बार 1935 में फेडरल सब्जेक्ट को रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया बट डीआरके कभी भी सेंटर में फंक्शनल नहीं हो सका। Number 3, Act divided the power between the center and provinces in 3 lists: Federalist,
प्रोविंशियल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट 1935 के अकॉर्डिंग पहली बार पावर को सेंटर एंड प्रोविंसेस के बिटवीन थ्री लिस्ट के थ्रू डिवाइड किया गया। फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। फेडरल लिस्ट के अंदर 59 आइटम्स थे, प्रोविंशियल लिस्ट के अंदर 54, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर 36 आइटम थे। नंबर 1, रेसिडुअरी पावर वर गिवन टू द वायसराय। Number 5, a federal court was established in 1937. Number 6, it introduced bicameralism in 6 out of 11 provinces: Bengal, Bombay, Madras, Bihar, Assam, and the United Provinces were made bicameral, consisting of a Legislative Council, Upper House, and a Legislative Assembly, Lower House. Number 7, establishment of a Federal Public Service Commission, Provincial Public Service Commission, and a Joint Public Service Commission for 2 or more provinces. Number 8, establishment of a Reserve Bank of India to control the currency and credit of the country. कंट्री की करेंसी एंड क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश किया गया इसी एक्ट के अकॉर्डिंग। इट abolished the Council of India established by the Government of India at 1858. Number 10, extended the principle of communal representation by providing separate electorate for deprived class such as scheduled caste, women, and labor. Number 11, it extended franchise. About 10% population got the voting right. Question number 9. Consider the following statement. Statement 1. The Parliament of India can place a particular law in 9th schedule of the Constitution of India. This is correct. Parliament चाहो तो किसी पर्टिकुलर लॉ को 9th शेड्यूल के अंदर पुट कर सकती है. This is correct. Statement 2. The validity of a law placed in the 9th schedule cannot be examined by any court and no judgment can be made on it. This statement is not correct because किसी भी लॉ को अगर 9th शेड्यूल के अंदर पुट किया जाता है, कोर्ट चाहे तो उसको एग्जामिन कर सकती है. तो करेक्ट आंसर इज ए. ओनली वन स्टेटमेंट इसका करेक्ट है. लेट्स डिस्कस इन डिटेल व्हाई स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. Ninth schedule was added by the first amendment to protect land reform law from judicial scrutiny. Ninth schedule इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बार 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू प्रोविजन किया गया था सो दैट लैंड रिफॉर्म लॉज को जुडिशियल स्क्रूटिनी से प्रोटेक्ट किया जा सके. पार्लियामेंट हैज द पावर टू ऐड लॉ टू इट. पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो लॉ को 9th शेड्यूल के अंदर ऐड कर सकती है. द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल आफ्टर 24 अप्रैल 1973, द डेथ ऑफ द केशवानंद भारती जजमेंट, आर ओपन टू जुडिशियल रिव्यू इफ दे वायलेट द फंडामेंटल राइट्स और द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये क्लैरिफाई किया कि कोई भी एक्ट अगर 24 अप्रैल 1973 यानी केशवानंद भारती जजमेंट के बाद अगर प्लेस किया जाता है 9th शेड्यूल में, देन और वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है, फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, कोर्ट चाहे तो उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है. हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इसका क्या रहा है, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और क्या कंट्रोवर्सी इससे रिलेटेड रही है वो भी इसमें गिवन किया गया है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अबाउट 12 शेड्यूल गिवन है. हर शेड्यूल के अंदर क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं उससे रिलेटेड ये टेबल है. इस टेबल को लर्न करने के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो तरीका है, स्पेशली यहाँ पर पहले 7th शेड्यूल के अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं वो डिटेल गिवन है. 9th शेड्यूल के अंदर क्या प्रोविजन है, 10th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, 11th एंड 12th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन है. एंड सभी शेड्यूल को लर्न करने के लिए यहाँ पर एक ट्रिक गिवन है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम. हम देख सकते हैं यहाँ पर सभी लेटर का क्या मीनिंग है. क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द राइट टू एजुकेशन इन इंडिया. राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है. स्टेटमेंट 1. Free and compulsory education is provided to children aged 6 to 14 years. This statement is correct because right to education के अंडर 6 to 14 years के चिल्ड्रन के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रोविजन किया गया है. स्टेटमेंट 2. राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A. दिस इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज आर्टिकल 21A के अंदर ये एक फंडामेंटल राइट है.
Number 3, the Act also provides for 25% reservation for economically weaker section in private school. This statement is also correct because right to education के अंडर ही सभी प्राइवेट स्कूल में 25% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए फिक्स किए गए हैं. So let's discuss in detail why statement 1 and 2 are correct. The 86th Constitutional Amendment Act 2002 inserted Article 21A, making education a fundamental right for children aged 6 to 14 years. 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है. इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट मेकिंग किया जाता है और 6 टू 14 ईयर्स के चिल्ड्रन के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन यहाँ पर गिवन करने का प्रोविजन किया गया. While statement 3 is correct, Section 12(1)(c) of the RT Act 2009 mandate that non-minority private unaided school reserve 25% of their seat for children belonging to disadvantaged group and economically weaker sections. Question number 11. In the context of India, which one of the following is the correct relationship between right and duties? इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में राइट्स एंड ड्यूटीज के बिटवीन करेक्ट रिलेशनशिप क्या है? करेक्ट आंसर इज ए. Rights are correlative with duties. So let's discuss in detail. This is a conceptual question often discussed in the context of the fundamental duties part 4a. Rights and duties are two sides of same coin. Rights and duties same coin के two sides हैं. One person's right implies a duty on others to respect that right. Mahatma Gandhi also famously said that the true source of right is duty. प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज. फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज के क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज रिप्रेजेंट द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. While rights provide the necessary condition for individual growth and protection against state tyranny, duties remind citizens of their social and moral obligations to the nation. Rights जो होते हैं ये इंडिविजुअल ग्रोथ एंड इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए एंड इंडिविजुअल्स को स्टेट टायरनी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. जबकि ड्यूटीज जो होती है वो सिटीजन्स को उनके सोशल एंड मोरल ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं नेशंस के प्रति उनको रिमाइंड कराता है. फंडामेंटल राइट्स आर प्रोविजन इन पार्ट 3 अंडर आर्टिकल 12 to 35. फंडामेंटल राइट्स आर नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया. ये मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है. They are fundamental because they are essential for the material and moral development of individuals and are protected by the fundamental law of the land. Core principles क्या क्या होते हैं फंडामेंटल राइट्स के? जस्टिसिबिलिटी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द स्टेट, नॉट एब्सोल्यूट, सस्पेंशन, ये सभी पॉइंट्स यहाँ पर गिवन हैं. द 6 ग्रुप ऑफ राइट्स, कौन कौन से राइट्स हमें गिवन किए गए हैं? राइट ऑफ इक्वालिटी अंडर 14 to 18, राइट ऑफ फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23 to 24, right to freedom of religion under article 25 to 28, and cultural and educational right under article 29 to 30, right to constitutional remedies. ये सभी यहाँ पर राइट गिवन है. अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर गिवन है. फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन. They were added by the 42nd Amendment Act 1976 based on the recommendation of the Swansea Committee. ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोविजन नहीं की गई थी. 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ही 1976 में इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में प्लेस किया गया. स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के बेस पर इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था. कोर प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज के कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं? नॉन जस्टिसेबल, मोरल एंड सिविक ऑब्लिगेशंस, एप्लीकेबिलिटी, कोरिलेशन. आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज. सिटीजन्स की फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या हैं? वो सभी फंडामेंटल ड्यूटीज यहाँ पर गिवन की गई हैं. A to K यहाँ पर यह फंडामेंटल ड्यूटीज हैं. की नोट्स फॉर प्रिपरेशन, यूपीएससी प्रीलिम्स में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं. द के फैक्टर क्लॉज के वॉज एडेड लेटर बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002. The original list from 1976 only went from A to J.
ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ओनली ए से लेकर जे तक फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोविजन की गई थी, बट ये जो के प्रोविजन है, हु इज अ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस में बी वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 एंड 14 ईयर्स। ये जो फंडामेंटल ड्यूटी था, ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में ऐड किया गया था। बाकी ए से जे तक 1976 में प्रोविजन किए गए थे। स्वर्ण सिंह कमेटी, दे ओरिजिनली सजेस्टेड ओनली 8 ड्यूटीज बट द 42nd अमेंडमेंट इंक्लूडेड 10। स्वर्ण सिंह कमेटी ने जो फंडामेंटल ड्यूटीज रिकमेंड की थी वो ओनली 8 थी, बट 1976 में जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई वो 10 थी। वर्मा कमेटी 1999, crucial for exam as it listed the legal law that help enforce these, like Wildlife Protection Act of 4 Clause G। वर्मा कमेटी ने कुछ यहाँ पर ऐसे फंडामेंटल ड्यूटीज को आइडेंटिफाई किया जो कि कुछ स्पेशल टाइप के एक्ट को इन्फोर्स करने के लिए इम्पोर्टेंट है, सच एज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 को इन्फोर्स करने में क्लॉज जी का एक इम्पोर्टेंट रोल है। कंपेरिजन एट अ ग्लांस, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज के बीच क्या डिफरेंस है। Origin, fundamental rights are part of the original Constitution of 1950. This is correct. Fundamental duties added in 1976, 42nd Amendment. Enforceability, fundamental rights justiciable can go to court, and fundamental duties not justiciable, moral obligations. Nature, fundamental rights mostly negative, limit state power. Fundamental duties positive, urge citizens to act. Scope, some available to foreigners to ओनली फॉर इंडियन सिटीजन। फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो ओनली इंडियन सिटीजन को ही अवेलेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, नो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज राज्यसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन इनिशिएट नहीं किया सकता, ओनली लोकसभा में ही इनिशिएट किया जा सकता है। स्टेटमेंट 2, a motion of no confidence must state the ground on which it is based. This is also correct. This is not correct. Only statement 1 correct. Statement 2 इसलिए correct नहीं है because no confidence motion में ground या उसका base explain करने की कोई need नहीं है। So correct answer is A. Only one statement is correct. So let's discuss in detail. A no confidence motion can only be introduced in the Lok Sabha because the Council of Ministers is directly responsible to the Lok Sabha under Article 75. Why statement 2 is incorrect? According to the rules of procedure of the Lok Sabha, a no confidence motion does not need to state a specific ground or reasons for its introduction. रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा के अकॉर्डिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर उसके इंट्रोडक्शन के रीजन गिवन करने की कोई नीड नहीं है। इट इज जनरल एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 13, रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लोकसभा स्पीकर के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट गिवन है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फाइंड करना है। स्टेटमेंट 1, he hold the office during the pleasure of president. This is wrong because pleasure of president के during ये office hold कर नहीं रखता है। Statement 2, he need not be a member of house at the time of his her election but has become a member of house within 6 months from the date of his her election. This statement is also wrong because इस statement में लिखा हुआ है कि जिस टाइम पर वो इसका इलेक्शन किया था स्पीकर का, उस टाइम पर ये ज़रूरी नहीं है कि वो मेंबर लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, बट दिस इज़ रॉन्ग बिकॉज लोकसभा स्पीकर पोस्ट होल्ड करने के लिए लोकसभा का मेंबर होना नेसेसरी है। 6 मंथ वाला जो प्रोविज़न है कि 6 मंथ के अंदर मेंबरशिप टेकिंग कर सकता है, ये ओनली मिनिस्टर्स के लिए है। So statement 2 is wrong. Statement 3, if he intend to resign, the letter of his resignation has to be addressed to the deputy speaker. अगर लोकसभा स्पीकर को रिजाइन करना है देन वो डिप्टी स्पीकर को रेजिग्नेशन लेटर गिवन कर सकता है। दिस इज करेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज बी, ओनली 3 स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। लेट्स डिस्कस इन डिटेल व्हाई स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट।
The speaker is elected by the House and hold office until the dissolution of the House with certain exceptions. स्पीकर हाउस से ही इलेक्ट किया जाता है और जब तक हाउस डिसॉल्व नहीं होता है तब तक वो ऑफिस होल्ड करके रखता है. ही डज नॉट होल्ड ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. Why statement 2 is incorrect? Unlike a minister, the speaker must be a member of house at the time of election. इलेक्शन के टाइम पर स्पीकर हाउस का मेंबर होना चाहिए. Why statement 3 is correct? Under Article 94, the speaker resign by writing to the deputy speaker. डिप्टी स्पीकर को वो राइट करके रिजाइन कर सकता है एंड द डिप्टी स्पीकर रिजाइन बाय राइटिंग टू द स्पीकर. क्वेश्चन नंबर 14. With reference to the Constitution of India, consider the following: fundamental rights, fundamental duties, DPSP. Which of the above provisions of the Constitution of India are fulfilled by the National Social Assistance Program launched by the Government of India? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया प्रोग्राम नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम. इस प्रोग्राम में फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज एंड डीपीएसपी से रिलेटेड प्रोविजंस इनमें से किसके थ्रू यहाँ पर प्रोविजंस नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम में टेकिंग किए गए हैं? करेक्ट आंसर इज 3. डीपीएसपी के कुछ प्रोविजंस इसमें टेकिंग किए गए हैं. नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द एल्डरली, widows and persons with disabilities. This directly fulfill Article 41 right to work, to education and to public assistance in certain cases and Article 42 of TPSP. Article 42. The state shall make provision for securing just and human condition for work and for maternity relief. While these goals align with the spirit of human rights, they are technically categorized under the instruction part of the Constitution Part 4 rather than the Justiciable Fundamental Right Part 3. Question number 15. Which of the following are regarded as the main feature of the rule of law? Rule of law के main feature क्या हैं? Limitation of power, this is correct. Equality before law, this is correct. People's responsibility to the government, this is wrong. Liberty and civil rights, this is correct. So correct answer is C. 1, 2 and 4 ये rule of law के main feature हैं. The concept of rule of law populated by AVDK includes absence of arbitrary power, equality before law, primacy of the right of individual. Why statement 3 is wrong? In a rule of law system, it is the government that is responsible to the people, not the other way around. More about rule of law. रूल ऑफ लॉ का क्या मीनिंग है? यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन है. इट रिप्लेस द रूल ऑफ मैन, आर्बिट्रेरी विम्स ऑफ द रूलर विद द रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ मैन पहले हुआ करता था, अब इसको रूल ऑफ लॉ के साथ रिप्लेस कर दिया गया. रूल ऑफ मैन के अंदर आर्बिट्रेरी विम्स ऑफ रूलर हुआ करता था, वहीं रूल ऑफ लॉ के अंदर अब कुछ पहले से प्रिंसिपल सेट किए गए हैं. कोर कंपोनेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ के कोर कंपोनेंट क्या हैं? सच एज सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल फ्रीडम. मॉडर्न स्टैंडर्ड इसके क्या क्या हैं? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग अकाउंटेबिलिटी, जस्ट लॉज, ओपन गवर्नमेंट, एक्सेसिबल एंड इम्पार्शियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. रूल ऑफ लॉ एंड रूल बाय लॉ के बिटवीन क्या डिफरेंस है? बिकॉज इससे रिलेटेड यूपीएससी में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है. रूल ऑफ लॉ, लॉ इज सुप्रीम. रूल ऑफ लॉ के अंदर लॉ सुप्रीम होता है. इट कॉन्स्टेंट द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को कॉन्स्टेंट करता है. रूल बाय लॉ, लॉ इज अ टूल यूज बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल द पीपल. पीपल को कंट्रोल करने के लिए रूल्स गवर्नमेंट के द्वारा एज अ टूल यूज किए जाते हैं. एंड जस्टिस, रूल ऑफ लॉ फोकस ऑन फेयरनेस एंड इंडिविजुअल राइट. रूल ऑफ लॉ के अंदर जो मेन फोकस किया जाता है वो इंडिविजुअल राइट पर फोकस किया जाता है, फेयरनेस पर फोकस किया जाता है. रूल बाय लॉ के अंदर फोकस ऑन एफिशिएंसी एंड स्टेट ओबीडियंस एप्लीकेशन. रूल ऑफ लॉ अप्लाइज टू द रूलर्स एंड द रूल इक्वली. रूल बाय लॉ अप्लाई, रूलर्स में बी एग्जम्प्ट और कैन चेंज लॉ टू suit their needs. सिग्निफिकेंस ऑफ इन गवर्नेंस. रूल ऑफ लॉ का गवर्नेंस में क्या सिग्निफिकेंस है, उससे रिलेटेड पॉइंट्स गिवन है. क्वेश्चन नंबर 16. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट.
The Parliament of India can make use of any part of the territory of India for implementing international treaties, agreement and convention. इंटरनेशनल ट्रीटीज कन्वेंशन एंड एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट इंडिया की टेरिटरी के किसी भी पार्ट को चूज कर सकती है. दिस इज करेक्ट. स्टेटमेंट 2. Any such law made by the parliament for the above purpose cannot be questioned in any court on the ground that it violates the federal structure of the constitution. दिस इज रॉन्ग बिकॉज पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी इस तरह का अगर लॉ मेकिंग किया जाता है तो उसका कोर्ट चाहे तो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है. सो करेक्ट आंसर इज ओनली वन. Under Article 253, Parliament has the power to make any law for the whole or any part of the country for implementing any treaty, agreement, or convention with any other country. This can be done without the consent of the states, which is a unique feature that centralizes power for international obligations. Question number 17. Consider the following statement. Statement 1. As per the Right to Education Act, to be eligible for appointment as a teacher in state, a person would be required to possess the minimum qualification laid down by the concerned State Council of Teacher Education. This statement is wrong because Right to Education Act के अकॉर्डिंग स्टेट में टीचर एज ए टीचर अपॉइंटमेंट होने के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए वो उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन सेट की जाती है वो स्टेट काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के द्वारा की जाती है. दिस इज रॉन्ग. सेंटर के द्वारा ये फिक्स किया जाता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा. Statement 2. As per the RTE Act, for teaching primary classes, a candidate is required to pass a teacher eligibility test that conducted in accordance with the NCTE guidelines. This is correct because RTE Act के अकॉर्डिंग प्राइमरी क्लासेस में टीचिंग कराने के लिए कैंडिडेट को टेट पास करना होगा और ये टेट जो कंडक्ट किया जाता है वो NCTE गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग किया जाता है. Statement 2 is correct. Statement 3. In India, more than 90% of teacher education institutions are directly under the state government. This is wrong because 90% of teacher education institutions जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, वो या तो प्राइवेट है या अदर इंस्टीट्यूशंस के थ्रू रन किए जा रहे हैं. सो करेक्ट आंसर इज बी. ओनली टू स्टेटमेंट इसका करेक्ट है. तो लेट्स डिस्कस इन डिटेल why statement 1 is incorrect. The minimum qualifications are laid down by the Central Academic Authority authorized by the central government, which is NCTE, National Council for Teacher Education, not the State Council. Why statement 2 is correct? The TET is a mandatory requirement under the RTE Act and follow NCTE guidelines. Why statement 3 is incorrect? A vast majority, often cited as nearly 90% of teacher education institutions in India, are actually private or self-financed, not directly under the state government. Question number 18. Local self-government can be best explained as an exercise in correct answer is B. Democratic decentralization. The primary objective of 73rd and 74th Constitutional Amendment Act was to devolve power and responsibility to the grassroots level. Unlike administrative delegation, where the center retain control and merely delegates tasks, democratic decentralization involves the transfer of decision-making power to elect local representatives. Question number 19. Which of the following are the discretionary power given to the governor of a state? गवर्नर ऑफ स्टेट को गिवन की गई डिस्क्रिशनरी पावर इनमें से कौन कौन सी हो सकती हैं जो गिवन है. नंबर 1. सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट रूल. प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करने के लिए गवर्नर प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सेंड करता है, ये उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है. दिस इज राइट. अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स, ये इसकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है. नंबर 3. रिजर्विंग सर्टेन बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए बिल को गवर्नर जब प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करके रखता है, देन ये भी इसका एक डिस्क्रिशनरी पावर है. नेक्स्ट, मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट के बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए रूल मेकिंग करने की जो इसकी पावर है वो डिस्क्रिशनरी के अंडर नहीं आता है. सो करेक्ट आंसर है भी 1 and 3 स्टेटमेंट इसके करेक्ट है. लेट्स डिस्कस इन डिटेल. स्टेटमेंट 1. Under Article 356, the governor used its own judgment to report the failure of the constitutional machinery.
This comes under discretionary power. Statement 2, non-discretionary. Ministers are appointed on the advice of the chief ministers. This is non-discretionary power of governor. Statement 3, discretionary. Under Article 200, the governor can reserve a bill for the president constitution using the discretionary. गवर्नर चाहे तो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए बिल को रिजर्व कर सकता है और ये इसकी डिस्क्रिशनरी पावर है। स्टेटमेंट फॉर नॉन डिस्क्रिशनरी, while rules are made in governor's name, they are made on the advice of the council of ministers. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू गवर्नर, गवर्नर से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है, ये पूरा टेबल यहाँ पर गिवन है। रोल एंड पावर्स क्या होते हैं गवर्नर्स के, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर गिवन है। एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर इन इंडिया। इंडिया में सेंट्रल लेवल पर पहली बार बाइकैमरल लेजिस्लेचर का प्रोविजन कब किया गया। करेक्ट आंसर इज सी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट 1919 के अकॉर्डिंग ये प्रोविजन किया गया था। सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल। Montagu-Chelmsford Report, Government of India 1919, introduced bicameralism at the central level for the first time. पहली बार बायकैमरलिज्म सेंट्रल लेवल पर 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोविजन किया गया। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल was replaced by the bicameral legislature consisting of an upper house and lower house. More about Government of India at 1919. Known as the Montagu-Chelmsford Report, Montagu was the Secretary of State for India and Lord Chelmsford was the Viceroy of India. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट 1919 को मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता था, बिकॉज मोंटेगू उस टाइम पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड चेम्सफोर्ड उस टाइम पर वायसराय ऑफ इंडिया हुआ करते थे। नंबर टू, सेपरेट द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। 1919 के अकॉर्डिंग ही सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट को सेपरेट किया गया। सेंट्रल एंड प्रोविंशियल रजिस्टर वर ऑथराइज्ड टू मेक लॉ ऑन देयर रिस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। Number 3, establishment of a public service commission. A central public service commission was set up in 1926 for recruiting civil servant. सिविल सर्वेंट को रिक्रूट करने के लिए 1926 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के अकॉर्डिंग ही सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप किया गया। नंबर 4, डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट इनटू टू पार्ट्स, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड। प्रोविंशियल सब्जेक्ट को 1919 के अकॉर्डिंग ही टू पार्ट में डिवाइड किया गया, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट एंड रिजर्व सब्जेक्ट। ट्रांसफर सब्जेक्ट वर टू बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नर with the aid of minister which were responsible to the legislative council. Reserved subject were to be administered by the governor. This system of governance known as the DRK. Number 5, it granted franchise to a limited number of people on the basis of property, tax or education. प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन के बेस पर लोगों को इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही वोटिंग राइट गिवन किया गया। नंबर 6, इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोप। नंबर 7, it separated provincial budget from the central budget and authorized the provincial legislature to enact their budget. पहली बार प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से यहाँ पर सेपरेट किया गया और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को यहाँ पर बजट इनेक्ट करने की पावर गिवन की गई। नंबर 8, इंट्रोड्यूस बायकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री। Indian Legislative Council was replaced by bicameral legislature consisting of an upper house and lower house. The majority of members of both the house were chosen by the direct election. ज़्यादातर लोग जो अपर हाउस और लोअर हाउस में चूज किए जाते थे वो इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन के बेस पर चूज किए जाते थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।